जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज एक स्पेशल डे है, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। हम सब लोग, नेताजी हम सब लोगों की प्रेरणा स्रोत थे। तो हम प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में उनकी कुछ बातों को उतारें और उनके बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में आज जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरुआत करते हैं। आप सबके सहयोग से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली अपलोड किया करेंगे और ये आपको नोट करने होंगे 10 क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो की, बगैर किसी टाइम को बर्बाद किए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। मतलब कोशिका के किस भाग में जो भोजन होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, जो कोशिका में जाता है, और वो कोशिका में जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर, या कई बार आपको इंग्लिश में दे देगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। कोशिका आपने पढ़ा होगा, पीछे साइंस में पढ़ा होगा कि कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? आविक्षित कोशिका होती है जिसमें आवरण नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक होती है जो आविक्षित होती है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो विकसित होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इसे मिटाते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर इसके ऊपर ही लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एक शासक हुए थे राष्ट्रकूट वंश के, ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम। शासक का नाम आपको ध्यान रखना है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक हैं? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ये मंदिर जो एलोरा है, आपने एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और अपने प्रकार का एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। किस शैली में निर्मित है? तो ध्यान रखना ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये भी पूछ लेता है किस शैली का मंदिर है, तो ध्यान रखना किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। तो एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया है। ये किस वंश के शासक थे? राजपूत वंश के शासक थे। और ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं टी बालाकृष्णन, जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं टी बालाकृष्णन, वो किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मतलब टी बालाकृष्णन जो एक नृत्यांगना है, उन्होंने किस जो नृत्य को क्या किया है? प्रचारित किया है, किसका प्रतिपादन किया है? तो ये जो नृत्य है आपका वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ठीक, किसकी प्रतिपादक है? तो ये ध्यान रखना है आपको, भरतनाट्यम की है। कुल शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ ले तो कितने हैं भारत के अंदर? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में आपको याद रखना है जो भरतनाट्यम है वो कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का, याद रखना। कथक कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, सभी को हम लिख देंगे। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कुल 8 है, उसमें आपको ध्यान रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहां का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहां का है?
आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। उसके बाद मणिपुरी याद रखना है कहां का है, मणिपुर का है। उसके बाद आपको रखना है ओडिसी, ओडिसी कहां का है, उड़ीसा का है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सत्रिया, और सत्रिया कहां का है, असम का है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक। और एक आपका बचा हुआ है मोहिनी अट्टम। एक आपका कौन सा बचा है, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम भी कहां का है, केरल का है। तो केरल के आपको ध्यान रखना दो है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, और भरतनाट्यम का है तमिलनाडु का। कुल कितने शास्त्री मिलते हैं भारत के अंदर, तो 8 शास्त्री मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बीमा क्षेत्र का एक संस्था होती है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका लाल बहादुर जी की जो समाधि स्थल है वो कहां स्थित है। तो एक तो ध्यान रखना है आपको दिल्ली में स्थित है, और किस नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखना विजय घाट। किस नाम से जानी जाती है, इनके समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पूछ रहा है। भारत का प्रथम स्वदेशी, यहाँ पे ध्यान रखना है इस शब्द को, भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है परम 8000। कौन सा है, परम 8000। परम 8000 जो है वो भारत का प्रथम क्या है, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। और इसका निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना है विजय भाटकर। विजय भाटकर जी हैं वो इसके निर्माता हैं, किसके, भारत के प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के। इसमें स्वदेशी शब्द का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 7वां पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि संयुक्त बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो आप सबको पता है किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक दी गई है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 108। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक। दूसरा अगर आपसे पूछ ले संयुक्त बैठक में किसके नियम लागू होते हैं, तो ध्यान रखना लोकसभा के नियम लागू होते हैं, किसमें, संयुक्त बैठक में। जबकि संयुक्त बैठक में दोनों सदन उपस्थित होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, लेकिन नियम किसके लागू होते हैं, आपको ध्यान रखना लोकसभा के नियम लागू होते हैं, राज्यसभा के नियम लागू नहीं होते हैं। लोकसभा के नियम लागू होते हैं, उसका कारण ये होता है कि संख्या बल के आधार पर जो लोकसभा होती है वो क्या होता है, बड़ा सदन होता है, और राज्यसभा छोटा सदन होता है, ठीक, संख्या बल के आधार पे। वैसे नहीं, संख्या बल के आधार पे बड़ा सदन कौन सा है, लोकसभा है, छोटा सदन कौन सा है, राज्यसभा है। तो जिस सदन में ज्यादा सदस्य होते हैं उनके नियमों को रखा जाएगा, इसलिए किसके नियमों को रखा जाता है, लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। किसके नियम लागू होते हैं, लोकसभा के नियम लागू होते हैं, ठीक। अनुच्छेद कौन सा है संविधान में, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 108 में क्या दिया गया है, आपका संयुक्त बैठक दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात, या इसे दूसरा नाम से जानते हैं गोरसप्पा जलप्रपात। गोरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात कहां स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी है, शरावती नदी। ध्यान रखना कौन सी नदी है, शरावती नदी। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात। किस नदी पर, शरावती नदी पर, कहां, कर्नाटक। अगला पूछ रहा है कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी होती है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयले की कुल कितनी कोटि होती है? तो 4 होती है। ठीक, सबसे उच्चतम जो कोटि होती है वो कौन सी होती है? एंथ्रोसाइट होती है। ठीक, सबसे उच्चतम जो कोटि होती है वो कौन सी होती है? एंथ्रोसाइट होती है। एंथ्रोसाइट होती है, इसमें 94 से 98% तक क्या पाया जाता है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो कोयला क्या होता है? उच्च कोटि का होता है। मतलब इस कोयले में जो होता है धुआं और राख कम होती है। सबसे निम्न कोटि का कोयला अगर आप पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? पीट कोयला होता है। लगभग 40 से 50% ही मात्र कार्बन होती है इसमें। तो सबसे निम्न कोटि का आपसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पीट कोयला हो जाएगा। सबसे उच्च कोटि का पूछेगा तो एंथ्रोसाइट हो जाएगा। कार्बन की मात्रा 94 से 98%। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसमें क्या होता है? उसमें राख और धुआं कम होता है, इसलिए इसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है एंथ्रोसाइट को। सबसे निम्न क्वालिटी का पीट। इसके अलावा एक होता है लिग्नाइट कोयला और दूसरा आपका होता है बिटुमिनस कोयला। ठीक, 2 प्रकार और होते हैं जो इनके बीच में होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन 10 नंबर है कि गुरुमुखी जो लिपि है उसे किसने विकसित किया है, या कहेंगे गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादक कौन है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो पंजाबी भाषा है वो किसमें लिखी जाती है? वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। और इस गुरुमुखी लिपि के प्रतिपादक कौन है? गुरु अंगद। ध्यान रखना, गुरु अंगद जो है ये किसके प्रतिपादक है? गुरुमुखी लिपि के। या पूछ ले आपको लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद कौन से नंबर के गुरु हैं? तो दूसरे, सेकंड नंबर के गुरु हैं। कौन? गुरु अंगद। प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। और अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कुल कितने गुरु हुए? तो ध्यान रखना है 10 गुरु हुए थे। किसमें? सिख संप्रदाय में। तो सिख संप्रदाय में टोटल 10 गुरु हुए। क्वेश्चन आपका था गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? तो ये की थी गुरु अंगद ने, जो दूसरे नंबर के गुरु थे। और गुरु अंगद ने ही लंगर व्यवस्था स्थापित की। गुरुमुखी लिपि में ही कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा आपकी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं कॉपी में अपनी। ठीक, इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन ही होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो गुरुमुखी पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन से अपभ्रंश से? हिंदी का क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि पंजाबी भाषा है वो कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक।